हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज जोन चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ वर्ल्ड पोस्ट डे से है। वर्ल्ड पोस्ट डे को सेलिब्रेट किया जाता है 9 अक्टूबर को हर साल। ये एनिवर्सरी है जिस दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को इस्टेब्लिश किया गया था स्विस कैपिटल बर्न में। डिटेल जान लेते हैं। इसको डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड पोस्ट डे बाय यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा टोक्यो जापान में इन 1969 में। ये प्रपोजल जो था वो एक मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन थे जिनका नाम आनंद मोहन नरूला था। इन्होंने ये प्रपोजल सबमिट किया था। वर्ल्ड पोस्ट डे जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हाईलाइट किया जा सके पोस्टल सर्विस के इंपॉर्टेंस को। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है उसको कहा जाता है कि ये ग्लोबल कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन का एक स्टार्ट था। इसने इंट्रोड्यूस किया था राइटिंग लेटर की एबिलिटी को, यानी कि लेटर लिखने की जो एबिलिटी है उसको इंट्रोड्यूस करने का जो योगदान जो दिया था वो ग्लोबल कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन के द्वारा दिया गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड में। अगली न्यूज है इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ IBOL के बारे में। यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर लिस्ट किया है जो कि MOU साइन किया गया था इन जून 2020 बिटवीन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बीच में। ZSI और IBOL यहाँ पर साथ में आए थे ताकि वो फर्दर एफर्ट को पुट कर सकें DNA बारकोडिंग के बारे में। ये MOU जो साइन किया गया है वो ZSI को इनेबल करेगा ताकि वो ग्लोबल लेवल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सके। DNA बारकोडिंग की बात की जाए तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसी भी स्पीशीज को। और इसको किस तरह से किया जाता है, इसमें सीक्वेंसिंग की जाती है एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड जीन रीजन को और कंपेयर किया जाता है इंडिविजुअल सीक्वेंस को जो कि रेफरेंस डेटाबेस है उसकी मदद से। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसको फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1916 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जूलॉजिकल रिसर्च के फील्ड में और ये प्रमोट करती है सर्वे, एक्सप्लोरेशन और रिसर्च को जो भी एनिमल स्पीशीज हैं उनकी। इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक कैनेडियन नॉट फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2008 में। IBOL जो है वो अलायंस है बहुत सारे नेशंस का जो कि रिसर्च करते हैं और जिनका डिजायर है कि वो ट्रांसफॉर्म कर सके बायोडाइवर्सिटी साइंस को बाय बिल्डिंग DNA बारकोड रेफरेंस लाइब्रेरी। यानी कि यहाँ पर एक DNA बारकोड रेफरेंस लाइब्रेरी को बिल्ड किया जाता है। जैसे कि हमें मैच करना है किसी स्पीशीज को कि ये किस स्पीशीज से बिलोंग करता है, तो उसका एक रेफरेंस जो है लाइब्रेरी होती है DNA बारकोडिंग की, तो वहां से उसको मैच कर लिया जाता है तो पता चल जाता है एग्जैक्टली कि वो किस स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो IBOL जो है वो इसी तरह के रिसर्च अलायंस के साथ है। इसमें सीक्वेंसिंग फैसिलिटी भी होती है। इसके अलावा इंफॉर्मेटिक प्लेटफॉर्म में बिल्डिंग यहाँ पे होती है, एनालिटिकल प्रोटोकॉल बिल्ड किया जाता है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो कि बायोडाइवर्सिटी एसेस के लिए जरूरी है। IBOL जो है वो मेंटेन करता है बार कोड ऑफ लाइफ डेटा सिस्टम यानी बोल्ड को। बोल्ड एक क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज है और एनालिसिस प्लेटफॉर्म है जिसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी जीनोमिक्स कनाडा में। देखिए इसके अलग अलग पार्ट्स भी हैं जैसे डेटा पोर्टल, एजुकेशनल पोर्टल, रजिस्ट्री ऑफ बीन्स एंड डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस वर्क बेंच। अगली न्यूज है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 से। यहाँ पे अभी न्यूज में काफी हमने देखा है कि नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन में, और अब ये लिटरेचर के फील्ड में दिया गया है अमेरिकन पोएट लुइस ग्लुक को। डिटेल क्या है, ग्लुक को ऑनर किया गया है इस प्राइज से फॉर हिज अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस की वजह से। एकेडमी का यहाँ पे कहना था कि इनकी जो वॉइस है किसी इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस को यूनिवर्सल बना देती है।
जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ग्लुक ने अपना डेब्यू जो किया था वो एज ए प्रोफेसर एट येल यूनिवर्सिटी में इन 1968 में किया था। ये एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट हैं इन अमेरिकन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। इनको नोबेल प्राइज के अलावा भी काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, जैसे पुलिट्जर अवार्ड 1993 में। इसके अलावा वाइल्ड आइरिस और नेशनल बुक अवार्ड भी इनको मिल चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट जो कि इनको 2014 में ये अवार्ड मिला। ये फोर्थ वुमेन है जिनको नोबेल लिटरेचर प्राइज मिला है इन द पास्ट डेकेड। इनसे पहले जो है ओल्गा टोकार्कुज को मिला और स्वेटलाना एलेक्जेविच, एलाइस मुनरो। और अगर बात की जाए तो ये ओनली 16th है सिंस द नोबेल प्राइज वर फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901। अगली न्यूज है पूसा डिकम्पोजर के बारे में। यहाँ पे ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने यहाँ पे डेवलप किया है माइक्रोब बेस्ड पूसा डिकम्पोजर को। माइक्रोब बेस्ड पूसा डिकम्पोजर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाएगी। यानी कि इस तरह के जो डिकम्पोजर होंगे उनकी मदद से यहाँ पर जो स्टबल होंगे फील्ड में उनको डिकम्पोज किया जाएगा। जैसा कि हम आए दिनों सुनते हैं कि दिल्ली में जो पराली जलाने की वजह से वहाँ पोल्यूशन जो बढ़ जाती है, तो उसके लिए ये काफी कारगर होगा माइक्रोब बेस्ड पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल। यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मैनेज किया है ताकि वो पैडी स्टबल को फील्ड में ही डिकम्पोज कर दिया जाए बाय द यूज ऑफ माइक्रोब बेस्ड पूसा डिकम्पोजर। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जो भी स्टबल प्रेजेंट होंगे उनको डिकम्पोज किया जाएगा। पूसा डिकम्पोजर क्या है? ये एक फंगी बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन है जो कि हार्ड स्टबल जो होते हैं उनको सॉफ्ट कर देगा और इसको इजीली मिक्स कर दिया जाएगा सॉइल में एज कंपोस्ट, यानी कि खाद के तौर पर उसको वहां पर एक तरह से डिकम्पोज कर दिया जाएगा। और उसको जो जलाने से जो पॉल्यूशन होता था वो पॉल्यूशन नहीं होगा अगर इस डिकम्पोजर का यूज किया जाएगा। तो अब जान लेते हैं कितना समय लगेगा इस डिकम्पोजर को वर्क करने में। एज पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहां पर उन्होंने कहा है कि इस सोल्यूशन को काम करने के लिए कम से कम 20 से 25 दिन का समय लगेगा, जबकि फार्मर्स का यहाँ पे कहना है कि ये जो विंडो है 20 से 25 दिन का ये काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो आइडियली जो है वो 1 वीक या 10 दिन इंतजार करते हैं जो नॉन बासमती वैरायटी ऑफ राइस जो होती है उसको हार्वेस्ट करने के बाद, और उसके बाद वो व्हीट क्रॉप वहां पर सो करते हैं। ये डिकम्पोजर जो है वो फार्मर्स कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है IARI ने 7 तरह के स्ट्रेन को फंगी के यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है रिसर्च के थ्रू। इससे क्या होगा, इसकी मदद से जो भी स्टबल होंगे उसको बहुत तेजी के साथ ब्रेक डाउन किया जा सकेगा। इन 7 स्ट्रेन्स को पैक किया जाएगा 4 कैप्सूल्स के अंदर, लेकिन ये प्रोसेस जो होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में डेवलप किया जाएगा इन कैप्सूल्स की मदद से, जिसको 4 से 5 दिन लगते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर 25 लीटर ऑफ वाटर को बॉईल किया जाएगा विथ 150 ग्राम ऑफ जैगरी, और इस जैगरी को मिक्स करने से क्या होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है फंगी को जो बढ़ाने की वो काफी बढ़ जाएगी। बाद में क्या होगा, इसको गर्म करने के बाद फिर इस जो मिक्सचर है इसको कूल कर लिया जाएगा और इसमें 50 ग्राम ऑफ बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर को वो ऐड किया जाएगा along with 4 पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल के साथ। ये सॉल्यूशन जो उसको कवर कर दिया जाएगा थिन पीस ऑफ क्लॉथ के द्वारा, और इसको 4 दिन तक एक डार्क रूम में रखा जाएगा। चौथे दिन फिर जब उसको निकाला जाएगा तो देखेंगे कि इसके ऊपर इसके टॉप लेयर पे एक जो फंगाई का जो ग्रोथ है वो काफी बढ़ जाएगा। अब अगर बात की जाए कि कितना डोज जो है वो यूज किया जाएगा इस डिकम्पोजर का, तो कहा जा रहा है कि 25 लीटर ऑफ सोल्यूशन जो है वो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड के लिए सुटेबल होगी अगर इसमें 500 लीटर ऑफ वाटर को मिक्स कर दिया जाए। उसके बाद क्या किया जाएगा, इन सारे मिक्स
मिक्सचर को लेकर के एक फील्ड में स्प्रेड कर दिया जाएगा। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो इसको कॉमनली पूसा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। ये जो है इंडिया की नेशनल इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन और एक्सटेंशन के फील्ड में। पूसा नेम जो है उसको डिराइव किया गया था पूसा इंस्टीट्यूट के नाम पे, जो कि बिहार में लोकेटेड है। इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया, रीनेम किया गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से 1919 में, जब एक अर्थक्वेक आया था पूसा में। ये अभी बाद में इसको रिलोकेट किया गया दिल्ली में इन 1936 में। अभी जो करंट इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में है और इसको फाइनेंस और एडमिनिस्टर किया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। IARI जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके रिसर्च के लिए। इसके अलावा जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था इंडिया में उसके लिए भी IARI ही रिस्पॉन्सिबल थी। अगली न्यूज है TRP के बारे में। TRP यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के बारे में। अभी इशू क्या है, यहाँ पे मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अभी ये एक रिपोर्ट मीडिया में दिया कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के साथ छेड़खानी की जा रही है, जो कि इसकी शिकायत बार्क यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने उनको की है। बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे TRP के लिए क्या किया जा रहा था, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पैसे दे करके उनको कहा जा रहा था कि आप हमारा चैनल देखो, और इसके लिए उनको पैसे दिए जा रहे थे। जिससे क्या हुआ, व्यूअर्स वहां पर ओरिजिनली जो है वो तो नहीं देख रहे थे, लेकिन जो पैसे दिए जा रहे थे जिनको, वो उस चैनल को कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे थे, जिससे उस चैनल की रेटिंग काफी बढ़ गई। अब अगर रेटिंग बढ़ती तो उससे समस्या क्या है, देखिए ये रेटिंग जो होती है वो डायरेक्टली जो रेवेन्यू जनरेट करती है वहां प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक छोटी सी भी अगर चेंजिंग हो जाए TRP के अंदर तो काफी बड़े अमाउंट में रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है, और ये अदर चैनल और पब्लिक के फेथ के साथ जो है वो एक तरह का धोखा है। TRP के थ्रू ही जो है एडवर्टाइजर जो है दूसरे चैनल पे आते हैं, और जिस चैनल की TRP ज्यादा होती है वहां वो उनको एड्स देते हैं, एज पर जो भी उनकी कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट होती है उसके हिसाब से। कैलकुलेशन ऑफ TRP ये कैसे की जाती है, बार जो है वो इंस्टॉल करता है बार ओ मीटर्स को अलग अलग हाउस होल्ड में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 45,000 जो है हाउस होल्ड ऐसे थे जो कि मतलब कि किसी को पता नहीं था कि उनके घर में इस तरह के मीटर्स लगे हुए हैं। ये हाउस होल्ड जो है उनको 12 कैटेगरी में डाला जाता है, क्लासिफाई किया जाता है अंडर न्यू कंज्यूमर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसका बेसिस क्या होता है, ये देखिए एजुकेशन लेवल पे डिपेंड करती है उस वेज अर्नर के। इसमें क्या होता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं उस हाउस होल्ड के, वो जो शो वॉच करते हैं तो वहां पे उनको रजिस्टर करना पड़ता है उनके प्रेजेंस को बाय प्रेसिंग द व्यूअर ID बटन जो वहां पर इंस्टॉल होता है बारोमीटर उसमें। इससे क्या होता है कि वो उनकी जो भी ड्यूरेशन होती है उस चैनल को वॉच करने की वहां पर कैप्चर कर लिया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है डेटा ऑन व्यूअरशिप हैबिट्स अक्रॉस एज एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में। यहाँ पे पैनल क्या करती है, चूज करती है कि किस तरह से वो TRP को कैप्चर करेगी और रिप्रेजेंट करेगी कंट्री के पॉपुलेशन में, और ये जो मेथोडोलॉजी है इसको यूज किया जाता है इकोनॉमिकली वायबल फॉर द इंडस्ट्री। बार के बारे में जान लेते हैं। ये एक इंडस्ट्री बॉडी है जो कि ज्वाइंटली ओन्ड की जाती है बाय एडवर्टाइजर, एड एजेंसीज और ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के द्वारा। ये रिप्रेजेंट करती है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको क्रिएट किया गया था 2010 में। इसके अलावा इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री नोटिफाई करती है पब्लिक गाइडलाइन फॉर टेलीविजन रेटिंग एजेंसी इन इंडिया ऑन 10 जनवरी 2014। आर को रजिस्टर किया गया था जुलाई 2015 में अंडर दीज गाइडलाइंस टू कैरी आउट टेलीविजन रेटिंग्स इन इंडिया। अगली न्यूज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को एस्टैब्लिश किया गया था बाय ट्रीटी ऑफ बर्न ऑफ 1874। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो कोऑर्डिनेट करती है पोस्टल पॉलिसीज को अमॉन्ग मेंबर नेशंस। इसके अलावा अगर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में बात की जाए तो इसकी 4 बॉडीज होती है, कांग्रेस ऑफ काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, इंटरनेशनल ब्यूरो
इसके अलावा ये टेलीमेटिक्स एंड एक्सप्रेस मेल सर्विस कोऑपरेटिव को भी देखती है। इसका हेडक्वार्टर जो है बर्न स्विट्जरलैंड में है। आज इतनी ही न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।